रविवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आपदा का सामना के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं शहरी बाढ़ की, यानी कि अर्बन फ्लड की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों भारत की आबादी जो है वो ग्रामीण यानी रूरल इलाके से अर्बन इलाके, शहरी समाज में जो संक्रमण है उसकी तरफ, चरम बिंदु की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। एक अनुमान यह भी है कि साल 2030 तक देश की 40% से अधिक आबादी अर्बन इलाकों में रह रही होगी। 40% से अधिक आबादी। हालांकि अर्बन प्लानिंग सिस्टम उसी गति से विकसित नहीं हुआ है, यह भी सच है जिस गति से शहरीकरण और तकनीकी प्रगति का इन दिनों विकास हो रहा है। अनप्लान्ड डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज शहरी बाढ़ सहित कई आपदाओं का भी कारण बन रहे हैं, जिन पर गंभीरता से हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो आज के इस अंक में हम इसी विषय पर, अर्बन जो फ्लडिंग है उस पर विस्तार से करेंगे चर्चा। और इस चर्चा में हमारे साथ 3 बहुत ही खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं कृष्ण वत्स जी, जो कि मेंबर हैं एनडीएमए के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ दूसरी खास मेहमान है डॉक्टर हेमलता भिरवानी जी, जो कि वैज्ञानिक हैं आईएमडी से। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ तीसरे खास मेहमान हैं मोहसिन शाहिदी जी, जो कि डीआईजी हैं एनडीआरएफ से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ होली फैमिली कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बीएससी 4th ईयर के भी कुछ बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी अपने सवाल मेहमानों के साथ पूछेंगे। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत डॉक्टर हेमलता मैम मैं आपसे करना चाहूँगा, और हम सभी की समझ के लिए, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी समझ के लिए, कि जब हम बात करते हैं कि अर्बन फ्लडिंग की बात करते हैं, शहरी बाढ़ की बात करते हैं, क्या कुछ इसकी डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है, और जिस तरह की बाढ़ हम सभी एक्सपीरियंस देखते हैं, अपने जीवन में अनुभव किए हैं, उससे किन मायनों में अर्बन फ्लडिंग अलग है? जी देखिए, अर्बन फ्लडिंग जो शहरी बाढ़ हम कहते हैं, ये रूरल बाढ़ से, रूरल जो एरियाज़ में फ्लड होता है उससे इस तरीके से डिफरेंट है कि रूरल में बारिश जब होती है तो वहाँ पे पैसेज होता है पानी जाने के लिए। बट अर्बन फ्लडिंग में इशू ये है कि यहाँ पे कोई पैसेज नहीं है, सारे कंस्ट्रक्शंस हैं, तो वहाँ पे पानी स्टैग्नेंट हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा इशू है अर्बन फ्लडिंग का। दूसरी चीज़ है, जब हमारे यहाँ ड्रेनेज इतना पावरफुल नहीं है जहाँ से पानी जा सके, और वही क्रिएट करता है एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे वो पानी रुक जाए, ट्रैफिक हॉल्ट हो जाए, लोगों को तकलीफें हो जाए। तो इस तरीके की जो बाढ़ होती है इसे हम अर्बन फ्लडिंग कहते हैं, जो पॉपुलेशन से और कंस्ट्रक्शन से अफेक्टेड होती है। ये मेन डिफरेंस है रूरल और अर्बन फ्लडिंग में। और इसकी जो कॉजेस हैं ये है कि 2 या 3 कॉजेस हैं। एक तो मेट्रोलॉजिकल है, जो अगर थोड़े कम समय में अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, और हाइड्रोलॉजिकल होता है कि जैसे आपका जो ड्रेनेज है वो पावरफुल नहीं है, ओल्ड डिज़ाइन है, और वो उतना पानी को उस समय में सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। और तीसरी चीज़ होती है एक मैन मेड, जैसे कि आपने इलीगल कंस्ट्रक्शंस कर लिए, आपने जहाँ पे ज़रूरी नहीं था वहाँ पे आपने कुछ और ऐसे इम्परविएबल कंस्ट्रक्शंस कर लिए जहाँ से पानी पास नहीं हो सकता। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो आपको अर्बन फ्लडिंग की तरफ ले जाती हैं एज पर सिनेरियोस। इंडिया की अगर बात की जाए, भारत की बात की जाए, यहाँ पे जिस तरह की अर्बन फ्लडिंग हमने देखा, अभी 2-3 दिन पहले जब बारिश हुई हमने गुरुग्राम का हाल देखा, दिल्ली में हम देखते हैं मिंटो रोड के आसपास, हमने चेन्नई के फ्लड को देखा, हमने बेंगलुरु के फ्लड को देखा, हमने कश्मीर के फ्लड को देखा। इस तरह की फ्लड के पीछे क्या नेचुरल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं ज़्यादा, या फिर मैन मेड फैक्टर्स? इस सब के पीछे मैन मेड फैक्टर ज़्यादा है, क्योंकि नेचुरल रेनफॉल तो देखिए बारिश तो होनी है, बट हमें एज अथॉरिटी हमें प्रिपेयर्ड रहना है कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो लो लाइंग एरिया से, वो कैपेबल है इस वाटर को, पानी को वहाँ से एलिमिनेट करने में, ताकि वो सैचुरेशन ना हो जाए। तो काफ़ी हद तक मैं कहना चाहूँगी 60-70% ये मैनमेड है। अब चूंकि जब पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, आपको लगता है कि इस तरह की प्लानिंग की भी ज़रूरत है सभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लिए? जी बिल्कुल, हमें अभी 15 साल के लिए नहीं, हमें अगले 30 से 40 साल के लिए सोच के चलना है
क्योंकि ये जो पॉपुलेशन आप 2040 का प्रोजेक्शन कह रहे हैं, ये अगले और 30 साल के लिए, जो कि ड्रेनेज प्लानिंग जो होती है ये 10-10 सालों के लिए नहीं होती है, ये होती है अगले 50 साल के लिए। तो डेफिनेटली हमारी जो सारी सिटीज़ है और खास करके जो मेट्रो सिटीज़ है जैसे कि दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, इन्हें सख्त हमें प्लानिंग की ज़रूरत है, ड्रेनेज सिस्टम रिवाइज करने की ज़रूरत है। कृष्णवत सर, इसमें ये भी सवाल आया था कि एनडीएमए की तरफ से जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, अथॉरिटी को किस तरह से अवेयर करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को भी सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। देखिए अब लगातार पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, इसमें आप लोग किस तरह का रोल प्ले करते हैं और अर्बन फ्लड से बचने के लिए आज की तारीख में हमारे पास हम कितने उसके लिए तैयार हैं? इस समस्या के लिए हम कई स्तर पर प्रयत्न कर रहे हैं जी। एक तो शहरों के स्तर पर, जहां हम सारे जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं उनको हम बाढ़ के लिए पूर्व तैयारी की बात कर रहे हैं, हम अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, हम नाउकास्टिंग की बात कर रहे हैं, और हम यह कह रहे हैं कि आप पंपिंग स्टेशंस की व्यवस्था करें जिसके कारण पानी का निकास तेज़ी से हो सके। लोगों को जब भी इस तरह की बाढ़ की संभावना हो तो लोग घर पर रहें, लोग बाहर ना निकलें। तो ये बाढ़ की तैयारी का एक आयाम है। पर दूसरा जो बड़ा आयाम है कि एक लॉन्ग टर्म बेसिस पर हम बाढ़ की समस्या से कैसे मुक्त हों, उसके लिए भी हमने अर्बन फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम अभी शुरू किया है। 7 बड़े शहरों में यह प्रयास चल रहा है और वहाँ हम करीब 2,500 करोड़ की निधि का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि हम अपने जो वेटलैंड बॉडीज़ हैं, जैसे नदियां हैं, जो शहर की नदियां हैं, उन सब का विस्तार, उन सब में की जो कैपेसिटी है उनको किस तरह से बढ़ाया जाए, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज को कैसे ज़्यादा एफिशिएंट किया जाए। तो इन सारे जो लॉन्ग टर्म इश्यूज़ हैं इन पर भी हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो 7 शहरों में हम जो प्रयास कर रहे हैं, इसके माध्यम से एक राष्ट्रीय स्तर पर अर्बन फ्लड मैनेजमेंट के लिए एक नया पैराडाइम, एक नई पॉलिसी इवॉल्व होगी, जिसको हम अन्य शहरों में भी लागू कर सकते हैं। लेकिन वत्सर, प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है, कई मंचों पर हम सभी सुनते हैं कि विकास, डेवलपमेंट भी जरूरी है, लेकिन एनवायरनमेंट की कीमत पे नहीं होना चाहिए। इसमें कैसे बैलेंस करेंगे? विकास भी हमें चाहिए और साथ ही साथ हमें पर्यावरण की भी रक्षा करनी है। तो इसी बात की ओर हमारा ध्यान है कि जितने भी वेटलैंड हैं, जितने भी नदियां हैं जो शहरों के बीच से बहती हैं, अब मुंबई की बात करें तो मीठी नदी है, पोईसर नदी है, दहीसर नदी है। तो इन सारी नदियों का हम किस तरह से जो वाइडनिंग कर सकें, जिसके कारण इन सारी नदियों की कैरिंग कैपेसिटी हम बढ़ा सकें। डीसिल्टिंग, हाँ, डीसिल्टिंग, और उनका जो बैंक्स पर इंक्रोचमेंट हुआ है, नदियों का किनारे पर अतिक्रमण हुआ है, उसको कैसे हटाया जाए। तो हम जब कलकत्ता में बात कर रहे हैं वेटलैंड रिक्लेमेशन की, चेन्नई में हम जो बात कर रहे हैं, वहाँ भी ये नदियों की जो कैरिंग कैपेसिटी उसको कैसे बढ़ाया जाए, वेटलैंड्स की कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाए। क्योंकि आज जो स्थिति है यह हो रही है कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। पिछले साल अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर के महीने में भारी बारिश हो गई और लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। तो जब भारी बारिश होती है तो एकाएक पानी का स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। शहरों में रन ऑफ जो है बहुत तेज होता है, क्योंकि वो निकास का कोई माध्यम नहीं रहता है, सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो इसके लिए अगर दीर्घकालिक व्यवस्था करनी है तो वो ये ज़रूरी है कि हम नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। हम नदियों को फिर से हम उनकी जो पहले जो उनकी अवस्था थी उसको हम रिस्टोर कर सकें, वेटलैंड्स की कैपेसिटी बढ़ा सकें, साथ साथ हम होल्डिंग पॉन्ड्स क्रिएट करें, अंडरग्राउंड वाटर कुछ नए सॉल्यूशंस भी लाएं, जिसके कारण देखिए पानी की समस्या शहरों में ऐसे भी है ना कि अगर पानी बरसे और फिर हम देखते हैं कि पानी की
ना पानी का अभाव रहता है। इसका अर्थ ये है कि हम पानी का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। की जरूरत है। हाँ, तो उसको पानी को कंजर्व करने की जरूरत है, पानी के जमाव की भी जरूरत है। इसलिए हम होल्डिंग पॉन्ड्स की भी बात कर रहे हैं लगातार कि शहरों में हम ज़्यादा से ज़्यादा अंडरग्राउंड पार्क्स बना सके जहाँ पानी को रोक सकें, और इसके कारण ग्राउंड वाटर का जो डिस्चार्ज है वो भी हम इम्प्रूव कर सकें। लेकिन मोहसिन साहब, जब इस तरह की समस्याएं होती हैं तब एनडीआरएफ की तरफ से फर्स्ट रिस्पांस क्या होता है, किस तरह का रोल आप लोग प्ले करते हैं? देखिए, एनडीआरएफ रिस्पांस फोर्स है, तो जब आपदा आती है उसके बाद हमारा काम है कि अगर इवैक्यूएशन की ज़रूरत है तो वो कार्रवाई की जाती है और रिलीफ मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाता है जो लोग आपदा से जो अफेक्टेड हैं। इसमें अर्बन फ्लडिंग में ख़ासतौर पर जो समस्या आती है कि पॉपुलेशन की वजह से बहुत ज़्यादा लोग अफेक्टेड होते हैं, तो कम समय में ज़्यादा कार्रवाई करने की ज़रूरत पड़ती है कि इवैक्यूएशन मैसिव स्केल पर किया जाए। उसके लिए पहले से ही अगर जो हमारे इवैक्यूएशन सेंटर्स हैं ऐसा प्लान किया हुआ है अगर सिटी में, तो इजी होता है कि हमें पता है कि कहाँ पर ले जाना है उन्हें, कहाँ पर रखना है। और जो पॉपुलेशन चूँकि बड़ा है और देखिएगा आप कई तंग गलियाँ होती हैं, बिल्कुल, तो उसके अंदर जाना बहुत मुश्किल होता है। बोट्स आप ले जा नहीं सकते हैं, आपको बाहर रखना पड़ेगा, तो कई अंदर तक जाकर के आपको लोगों को लाना पड़ेगा रोड हेड तक। आपसे जब कुछ देर पहले बात हो रही तो आप कश्मीर का जिक्र कर रहे थे, अगर वो बता सके क्या था, वो किस तरह से लोग फंसे हुए थे? कश्मीर में इशू ये था कि बहुत कम समय में पानी की रफ्तार बहुत तेज़ थी और तकरीबन 2 मंजिला पानी कई जगहों पर आ गया था। अमूमन क्या होता है कि जब ऐसे फ्लड आते हैं, क्लाउड बर्स्ट वगैरह होता है, भारी मात्रा में पानी अगर गिर गया तो उसको चैनलाइज कर देते हैं कहीं ओपन एरिया में, जहाँ पर क्रॉप्स वगैरह डैमेज हो जाए तो कंपनसेशन दे दिया जाता है बस। मगर इस केस में शहर में पानी आया और पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा था, कम समय में बहुत लोग अफेक्टेड हो गए। मगर एक अच्छी चीज़ थी कि कई जो मकान थे, मैंने आपको बताया था कि डबल स्टोरी बिल्डिंग थे, तो लोगों को मौका मिला कि वो फर्स्ट फ्लोर पर जाकर चले गए अपना, और फिर उसके बाद वहाँ तक भी पानी आया तो वो बोट पर बैठ करके वहाँ से वो सेफ प्लेस पर ले जाए गए। तो ये जो टाइम पीरियड था ये बहुत क्रूशियल था, उसमें उनको सेव करना, और लिमिटेड बोट्स थी, और चूंकि आपको पता है कि एक सीआई ऑप्स एनवायरनमेंट है वहाँ पर, तो कई जगह कटीले तार ये सब बिछे हुए हैं जिनमें से बोट्स को ले जाना बहुत मुश्किल काम था, तो वो समस्या थी। मगर लोगों ने काफ़ी कोऑपरेशन किया और एनडीआरएफ वहाँ मौजूद थी। वहाँ पर पहले दिन जो लोकल्स थे वो खुद इन्वॉल्व हो गए थे अपने घर को बचाने के लिए, बिल्कुल। तो जो रेस्क्यूअर्स, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होने चाहिए अमूमन, वो मौजूद नहीं थे, तो एक थोड़ा सा कैओटिक सिचुएशन रहा, बट फौरन ही ये समस्या जो है सुधर गई। बिल्कुल। तो इसमें आप लोगों का बहुत ही रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस तरह से जब इस तरह की समस्याएं होती है, कोई डिजास्टर होता है, तो सबसे पहला ध्यान एनडीआरएफ की तरफ ही जाता है कि वो लोग आएंगे, और एक भरोसा भी है कहीं ना कहीं आप लोगों पे कि जरूर वो जो है रेस्क्यू करके ले जाएंगे। हम आप तीनों मेहमानों से ही बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, और भी बहुत कुछ सवालात हैं। हमारे साथ जो नर्सिंग कॉलेज के बच्चे हैं वो भी उनसे कुछ सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। ब्रेक से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। आपदा प्रबंधन हेतु निस्वार्थ सेवा को सम्मान सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसकी अंतिम तारीख 31 अगस्त 2023 है। अधिक जानकारी और नामांकन भरने हेतु awards.gov.in पर या ndma.gov.in पर लॉगिन करें। Floods cause a lot of damage and destruction. You should stay prepared to deal with its after effects. Consider the following points. Do not eat food that has been in contact with flood water, as this may cause diseases. Eat freshly cooked or dry food. Drink only boiled or chlorinated water. If the water pipes and sewers are broken, then don't use taps and toilets. Keep your surroundings clean. Do not let children play in flood water. Do not use broken electrical switches. It can be fatal. Beware of electric poles and wires. Use mosquito nets to prevent malaria. Be smart, be prepared. Issued in public interest by NDMA.
और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं आपदा का सामना, और आपदा के सामना के आज के संग में हम बात कर रहे हैं शहरी बाढ़ की, यानी कि अर्बन फ्लडिंग की। और हमारे साथ लगातार तीनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कृष्ण वत्स सर हैं, हमारे साथ डॉक्टर हेमलता भिरवानी जी हैं जो कि वैज्ञानिक हैं, और साथ ही साथ मोहसन शाहिदी हैं जो कि DIG NDRF के हैं। वत्स सर, एक सवाल इसमें यह भी आता है कि ये अब सिर्फ भारत की समस्या नहीं है। हम चाइना में भी देख रहे हैं, हम ब्रिटेन में देख रहे हैं, हम अमेरिका में देख रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं। इन तमाम देशों में भी इस तरह की समस्याएं हो रही हैं। तो वहाँ की समस्या और यहाँ की समस्या क्या समान है, या भारत की समस्या उन देशों की समस्याओं से, खासकर अर्बन फ्लडिंग की बात की जाए, कुछ अलग है? कई अर्थों में यह समस्या समान है, बट उसके परिणाम थोड़े से अलग हैं, क्योंकि हमारे शहरों की जो जनसंख्या है उसका जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए लोगों पर इसका ज़्यादा परिणाम पड़ता है। लेकिन जो शहरी क्लाइमेट है वह पूरी दुनिया में थोड़ा उसमें परिवर्तन हुआ है। एक तो जो अर्बन हाईलैंड हीट इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, उसके कारण जो लोकल क्लाइमेट है उसमें थोड़ी बहुत बदल हुई है। उसके कारण जो बारिश होती है, तो जो संपूर्ण बारिश है उसके क्वांटिटी में भी थोड़ा बदलाव हुआ है। अब मुंबई का मैं उदाहरण दूं तो मुंबई में औसत तौर पर 2200 मिलीमीटर बारिश होती है साल भर में। पिछले कुछ सालों में बारिश का जो प्रमाण है वह बढ़ा है ना, 2400, 2500, 2600 पर जाता है। तो और ये बात करीब करीब सारे शहरों पर लागू होती है। तो वो एक बात है। दूसरी बात ये है कि जो इंट्रा एनुअल जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का, उसमें भी काफ़ी चेंज हुआ है ना। पहले ये होता था कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एक बारिश का एवरेज हुआ करता था। हाँ, अब आप देखेंगे कि पूरे जून की जो बारिश हुई है ना मुंबई में इस साल, वो 5 दिन में ही हो गई है ना। तो एक्सट्रीम रेनफॉल डेज जो है ना, वो उनकी संख्या बढ़ गई है। तो जब भी बारिश होती है तो उसका हेवी प्रेसिपिटेशन होता है, और ये बात करीब करीब सारे शहरों में लागू होती है। मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं उसका मतलब ये कि बहुत वेरिएशन है, चैलेंजेस जो हैं, हाँ, बहुत वेरिएशन, मैदानी इलाकों के अलग हैं, आपने कहा कोस्टल इलाके के अलग हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं उनके अलग होंगे समस्या। लेकिन एक और समस्या है जिसकी ओर ध्यान दिलाना बहुत जरूरी है। इसका एक सामाजिक आर्थिक आयाम है, जो जहाँ हर शहर में लो लाइंग एरियाज होता है, और उस लो लाइंग एरियाज में जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो कमजोर होते हैं वो लोग वहाँ रहते हैं। और जब भी बारिश होती है, बाढ़ आती है, तो वो एरिया पहले भरता है। तो जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वो ज्यादा प्रभावित होते हैं। और ये बात जो है भारतीय शहरों पर बहुत ज्यादा लागू होती है कि यहाँ जो लोग प्रभावित होते हैं वो लोग है ना वीकर सेक्शन होते हैं। चूंकि इस विषय पे बहुत सारी बातें हो सकती हैं, हमारे साथ चूंकि लगातार जो होली फैमिली कॉलेज ऑफ नर्सिंग के जो बच्चे यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, वो भी, उनके पास भी मुझे लगता है ज़रूर सवाल होंगे। आप में से कोई पहला सवाल अगर पूछना चाहें हमारे गेस्ट के साथ। मेरा नाम सिमरन है, मैं होली फैमिली कॉलेज ऑफ नर्सिंग की स्टूडेंट हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न आप सभी से ये है कि हमारे देश में ये अर्बन फ्लड के कितने चांसेस हैं, और हम कितने रेट पे लोगों को रेस्क्यू कर पा रहे हैं अभी सिचुएशन में? देखिए, अर्बन फ्लडिंग में जो फ्लड सिचुएशन एज ए होल जब होता है, तो उसमें NDRF का जो रिस्पांस होता है, मानसून सीज़न शुरू होने से पहले जो वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल है देश का और पास हिस्ट्री है जो फ्लड्स के तो उसको देखते हुए हम प्री पोजिशनिंग करते हैं टीम्स की कि कहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ पर सिचुएशन ख़राब हो सकती है। और ऐसी स्थिति में जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं वहाँ पर रखे जाते हैं। और जब सिचुएशन ऐसी बनती है कि हमें ऑपरेशन करना, रिस्पॉन्स करना है, तो टीम वहाँ जाती है। इसमें क्या होता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम है वो है फर्स्ट रिस्पॉन्डर का, जो स्टेट होता है, बिकॉज डिजास्टर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट रिस्पॉन्सिबल पहले। और इस फर्स्ट रिस्पॉन्स में उससे भी पहले जो फोर्सेज होती हैं स्टेट की, उससे पहले कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिटी का अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि वो जो गैप होता है स्पेशलाइज्ड टीम्स को पहुँचने का, और जो
एक गैप पीरियड होता है, उसमें आपने सही एक्शन कर लिया, आपने जो हिदायतें हैं उसका पालन किया, बिल्कुल, तो बहुत हद तक आप अपने आप को बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। कम्युनिटी का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। कोई और सवाल अगर आप पूछना चाहें आप में से कोई? नमस्कार, मेरा नाम सिमरन गौतम है। तो मेरा सवाल है कि जो शहरी बाढ़ के कुछ प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? जैसे मैंने बताया, बहुत भारी बारिश और बहुत कम समय में बारिश। जब शहरों का फैलाव होता है तो जब ये देखिए आप पेवमेंट बनते हैं, सड़कें बनती हैं, तो जब पेवमेंट और सड़कें जब बनती हैं तो परमिएबिलिटी कम हो जाती है, वो पानी ज़मीन के अंदर नहीं जाता है ना, वो जा ही नहीं पाता है। कंक्रीट की वजह से, एस्फॉल्ट की वजह से परमिएबिलिटी उसकी खत्म हो जाती है। तो फिर वो पानी जो है ऊपर की ओर आता है, उसका जो रन ऑफ है वो बहुत तेज हो जाता है, तो वो पानी ऊपर चला जाता है बहुत कम समय में वो बाढ़ आती है। तो वो एक बात है। और दूसरी बात ये कि जो नदियाँ हैं, शहर की नदियाँ हैं, शहर के वेटलैंड्स हैं, उस पर इंक्रोचमेंट हो गए हैं, तो उसमें भी पानी नहीं जा पाता है। मैंने बताया सी लेवल राइज के कारण कभी कभी जो शहर का पानी समुद्र में जाना चाहिए वो समुद्र में नहीं, जितनी तेज़ी से जाना चाहिए उतनी तेज़ी से नहीं जा पाता। तो इन सारे कारणों से बाढ़ की जो समस्या है वो थोड़ी ज़्यादा तीव्र हो जाती है। बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम रिया है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे IMD में हम लोग क्लाउड्स, विंड्स, इन सब का देख के हम लोग बता लगा लेते हैं कि बारिश कितनी होगी, उसके हिसाब से हमें जो बाढ़ आने वाली है उसकी इंटेंसिटी के बारे में पता चल जाता है। तो अर्बन एरियाज़ में वो इंटेंसिटी हम लोग मेजर कर पाते हैं, क्योंकि उसमें ड्रेनेज का भी बहुत बड़ा एक वो होता है, इम्पैक्ट होता है। जी मैम। जी ऐसा है कि एग्जैक्ट इंटेंसिटी तो नहीं, बट एक अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी बारिश उस एरिया में कितने घंटे में होने वाली है। जैसे सर मेंशन कर रहे थे, हम 3 घंटे में नावकास्ट देते हैं, तो वहाँ पे नावकास्ट में हम आपको डिफरेंट कलर की वार्निंग्स देते हैं। तो अगर आप देखें कि आप रेड वार्निंग में है वो एरिया, तो आप समझ लीजिए कि मोर देन 7-10 सेंटीमीटर ऑफ रेन एक्सपेक्टेड है अगले 3 घंटे में। तो ये इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है एक अर्बन एरिया के लिए, अगर आपकी उसकी पास हिस्ट्री है तो इस तरीके से आप एक रिलेशन लगा सकते हैं कि अगर पास हिस्ट्री जैसे सर बता रहे थे उस एरिया में है और वहां पे हमने रेनफॉल का अनुमान किया हुआ है अगले 3 घंटे में, तो आपको वहां सतर्क रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें भी IMD का बहुत ही रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब ये फोरकास्ट करते हैं तो उस हिसाब से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी सतर्क रहने की जरूरत है और उन्हें उस तरह से फिर प्लानिंग करने की जरूरत है। रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए DD न्यूज। ब्रेक से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। आपदा प्रबंधन हेतु निस्वार्थ सेवा को सम्मान सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसकी अंतिम तारीख 31 अगस्त 2023 है। अधिक जानकारी और नामांकन भरने हेतु awards.gov.in पर या ndma.gov.in पर लॉगिन करें। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो कभी भी आ सकती है। डरे नहीं, बस जरूरत है उसकी आहट को समझने की और सावधानी रखने की। बारिश के समय रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर के द्वारा जानकारी लेते रहें। अफवाहों पर ध्यान न दें, विचलित न हो, केवल सतर्क रहें। अपने मोबाइल को चार्ज रखें, SMS का उपयोग करें जिससे बैटरी की लाइफ बचे। भारी बारिश के समय घर से बाहर न निकलें। अपने जरूरी सामान जैसे सूखे कपड़े, टॉर्च, खाने का सूखा सामान, पीने का पानी और प्राथमिक चिकित्सा सामग्री की किट तैयार रखें। जरूरी कागजात जैसे परिवार के सभी सदस्यों के पहचान पत्र वाटरप्रूफ बैग में रखें। गैस और बिजली की सप्लाई बंद कर दें। तैयारी में है समझदारी। NDMA द्वारा जनहित में जारी। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं आपदा का सामना और आपदा के सामना के आज के संग में हम बात कर रहे हैं अर्बन फ्लडिंग की। समय बहुत ही कम है। सर, आपसे एक आखिरी प्रतिक्रिया की, जब इस तरह की समस्याएं होती हैं तो गवर्नमेंट के लेवल पर भी और कम्युनिटी के लेवल पर भी हमें किस तरह का रोल प्ले करना चाहिए? हर मोहल्ले में इसकी तैयारी होनी चाहिए और वो जो अगर तैयारी करनी है हर कॉलोनी में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लेवल पर, तो उन सबको साथ लेकर के चलना होगा, है ना। एक वार्ड लेवल पर बाढ़ के लिए तैयारी करना बहुत आवश्यक है जी। और लोगों को कुछ आवश्यक जानकारियां देना बहुत आवश्यक है।
उतना ड्राउनिंग की उतनी समस्या नहीं है हमारे यहाँ जितनी कि इलेक्ट्रोक्यूशन की समस्या है ना। तो इन सब चीज़ों की ओर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब पानी बढ़ रहा हो तो कम से कम एक ऐसे सुरक्षित जगह में रहें जहाँ इलेक्ट्रोक्यूशन की बात ना हो, है ना, जहाँ मैन होल में कोई ना गिर सके। तो ये सब जो बातें हैं ये स्थानीय स्तर पर ही सुलझाई जा सकती हैं और इसके लिए आवश्यक है कि वार्ड, मोहल्ला, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इस स्तर पर सारी आपकी तैयारी हो, है ना, और जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं वो की जाएं। बिल्कुल। मैम, आईएमडी या फिर इस तरह के जो लोग हैं वो किस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं, खासकर पब्लिक को अवेयर करने के लिए कि वो बच सकें इस तरह के अर्बन फ्लड से और अपने आप को सुरक्षित रह सकें? जी देखिए, जैसे आईएमडी का इनिशिएटिव है कि आपको मोबाइल में मैसेजेस आ जाते हैं हैवी रेनफॉल के, तो मैं सब जनता से रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि आप जागरूक रहें। अगर उस एरिया में आपको ऐसा कोई मैसेज या अलर्ट आ रहा है तो उसको आप फॉलो करो, उसको आप लाइटली ना लें। और जैसे ही एनडीएमए और एनडीआरएफ की आपकी कोई भी आपको रेडियो पे या सोशल मीडिया पे कोई भी आपको जानकारी मिलती है तो उसे आप फॉलो करें। आईएमडी और एनडीआरएफ, एनडीएमए सारी अथॉरिटीज मिलकर साथ में काम करते हैं और सब आपको सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो इसलिए आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस आए, जो भी आपको जिस भी माध्यम से आप उसे आप फॉलो करें और सेफ्टी प्लेसेस पे आप चले जाएं। बिल्कुल। मोहसिन सर, जब इस तरह की समस्याएं होती हैं तो आप तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं, आप जाते हैं, लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, वो किस तरह का बिहेव उस वक्त करें? बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कम्युनिटी का रिस्पॉन्स पॉजिटिव हो और जो भी अनाउंसमेंट हो रहा है, डायरेक्टिव्स दिए जा रहे हैं, गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं, उसका पालन करें। अगर इवैक्यूएशन के लिए बताया जा रहा है तो ज़बरदस्ती घर में ना रुकें, निकल जाए वहाँ से। जब आप घर में रह रहे हैं तो हीरोइज्म ना दिखाएं। कई बार होता है कि जो यंग लड़के लड़कियां होते हैं वो सोचते हैं कि पानी आ गया, खेलने का मौका मिलेगा, इसमें उतर गए, और आपको पता नहीं है कि मैनहोल वहाँ पर है या सड़क टूट गई है या गड्ढे हो गए हैं, और ऐसे कई हादसे होते हैं। इस तरह से एक इम्पॉर्टेंट होता है, इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाता है, बिजली लगने से कई जो है मौतें हो जाती हैं। तो इन सब का ध्यान रखना है। अगर घर में पानी आ रहा है या तो उस समय आप जितने भी आपके अप्लायंसेज हैं उनको स्विच ऑफ कर दें। कई इंसिडेंट्स में देखा गया है कि जो जनरेटर सेट्स वगैरह हैं जहाँ पर रखते हैं आप, तो ग्राउंड फ्लोर पर रखे जाते हैं। तो इसलिए जब पहले वो सबसे बड़ा कैजुअलिटी वही होता है कि लाइट चली जाती है। तो अगर कोई आपको सुविधा है तो हायर लेवल पर, हायर प्लेटफॉर्म पर उसको रखा जाए, फर्स्ट फ्लोर पर रखिएगा तो वो सब बचा रहेगा और आगे के लिए ये सब आपको सहूलियत देंगे। और लगातार सरकार की तरफ से भी जो तमाम जो मीडिया के ऑप्शंस हैं, चाहे वो रेडियो के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, न्यूज़पेपर्स के ज़रिए, इस बात को लगातार कहती रहती है कि आप आपदा के दौरान अपने आप को किस तरह से बचा के रखें, आप अपने आप को सेफ रखें। और इसलिए भी एनडीएमए भी एक बात लगातार सभी से हम अपील करती रहती है, और वो क्या है, वो क्या लाइन्स हैं, वो एनडीएमए क्या कुछ कहते हैं, अगर आप लोग कह सकें वो क्या है आखिर में? बी स्मार्ट, बी प्रिपेयर्ड। तो ये है कि आप स्मार्टली बी स्मार्ट रहें और इन तमाम चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहें, कम्युनिटी के लेवल पर भी, व्यक्तिगत लेवल पर भी, तभी आप इस तरह के आपदा से बचने में खुद को भी और अपने कम्युनिटी को भी बचाकर रख सकते हैं। तो आज के संग में बस इतना ही। बस सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए और जुड़ने के लिए। मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हेमलता और साथ ही साथ मोहसिन सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी बच्चों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो इसके साथ ही आपदा के सामना के इस विशेष अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।